नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने परिवार के साथ घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम प्राचीन भारत की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे हैं। वह टॉपिक्स है मगध का उत्कर्ष। किसका उत्कर्ष भाई? मगध का उत्कर्ष। आप लोग को पता ही है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में प्राचीन काल में 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपद में 4 बहुत ही शक्तिशाली बनकर उभरा। तो वो 4 महाजनपद कौन कौन है, इस पर हम लोग को ध्यान देना है। तो फर्स्ट है मगध, दूसरा है अवंती, तीसरा है वत्स और चौथा है कौशल। ये 4 महाजनपद हैं जो इस 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली थे और इसमें भी मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनकर उभरा। तो आज हम लोग मगध के उत्कर्ष की ही बात पढ़ने जा रहे हैं। मगध का उत्कर्ष। तो 16 महाजनपद में पहले 4 महाजनपद बहुत ही शक्तिशाली बनकर उभरे और आगे चलकर इन 4 में भी मगध साम्राज्य के रूप में उदय हुआ। मगध एक साम्राज्य बना। तो मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में कई वंशों का योगदान है। इसके इतिहास को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं या पढ़ते हैं कि मगध के उत्कर्ष में, मगध का जो उत्कर्ष हुआ उसका कुछ न कुछ तो कारण होगा कि इन 16 महाजनपद में मगध ही साम्राज्य बनकर उभरा। तो इस साम्राज्य के उभरने में कुछ तो महत्वपूर्ण कारक होंगे। तो क्या क्या महत्वपूर्ण कारक हैं, ये हम लोग सबसे पहले करेंगे। तो मगध के उत्कर्ष के कारण, उत्कर्ष के कारण सबसे पहला पॉइंट आज हम लोग को पढ़ना है, उत्कर्ष के कारण। तो इसमें पहला पॉइंट है विस्तृत उपजाऊ मैदान। विस्तृत उपजाऊ मैदान। मगध वाले क्षेत्र में विस्तृत उपजाऊ मैदान था जो मगध के उत्कर्ष की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण रहा है। दूसरा कारण है कृषि में लोहे। कृषि में लोहे तथा नवीन तकनीक का प्रयोग। नवीन तकनीक का प्रयोग। कृषि में लोहे तथा नवीन तकनीक का प्रयोग। क्लियर है। तीसरा पॉइंट है वन क्षेत्र एवं हाथियों की उपलब्धता। एवं हाथियों की उपलब्धता। उस काल में हाथी एक बहुत बड़ा सामरिक शक्ति का कारण होता था। तो मगध के क्षेत्र में, बहुत बड़े क्षेत्र में वनों का विस्तार था और इस वन में पर्याप्त मात्रा में हाथी पाए जाते थे और हाथी उस समय युद्ध में शामिल होता था, युद्ध में भाग लेता था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है खनिज संसाधनों। खनिज संसाधनों। कौन संसाधन भाई? खनिज संसाधनों। विशेषकर लोहे एवं तांबे। विशेषकर लोहे एवं तांबे की उपलब्धता। तो खनिज संसाधन के मामले में भी मगध का जो क्षेत्र है वो काफी संसाधन से युक्त था। क्लियर है। अगला पॉइंट है व्यापार की अनुकूल दशा।
व्यापार की अनुकूल दशा, व्यापार के लिए अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध थी मगध में। और आप लोग को पता ही है कि मगध के लोग ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म को बहुत संरक्षण प्रदान किया था, और इसी कारण से ये लोग शांति प्रिय थे और व्यापार में इनकी गहरी रुचि थी। तो व्यापार के लिए भी अनुकूल परिस्थिति था मगध काल में। फिर है प्राकृतिक सुरक्षा। प्राकृतिक सुरक्षा, मगध की जो दोनों राजधानी है, एक राजगृह और दूसरा पाटलिपुत्र, ये दोनों प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुरक्षित क्षेत्र थे। क्लियर है। और लास्ट पॉइंट है, प्रारंभ में बिंबिसार एवं अजातशत्रु जैसे योग्य शासक का मिलना, योग्य शासक का मिलना। तो आज के बाद अगर आप लोग से कोई क्वेश्चन पूछे कि मगध के उत्कर्ष का क्या कारण था, आप लोग अब आराम से कर पाएंगे। मगध के उत्कर्ष का कारण क्या क्या कारण है भाई बताइए। फर्स्ट, विस्तृत उपजाऊ मैदान। दूसरा, कृषि में लोहे तथा नवीन तकनीक का प्रयोग। वन क्षेत्र एवं हाथियों की उपलब्धता। खनिज संसाधनों विशेषकर लोहे एवं तांबे की उपलब्धता। व्यापार की अनुकूल दशा, प्राकृतिक सुरक्षा, और प्रारंभ में बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे योग्य और शक्तिशाली शासक ने मगध के उत्कर्ष में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। क्लियर है। तो ये हम लोग पढ़े मगध के उत्कर्ष की कहानी। कारण क्या पढ़े भाई? कारण। अब हम लोग देखते हैं कि मगध के उत्कर्ष में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए, मगध का उत्कर्ष में ही हम लोग कई पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे, कई टॉपिक्स को पढ़ेंगे, और इस पर ध्यान देना है हम लोगों को। ये बड़ा टॉपिक्स है, लेकिन प्राचीन भारत में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। तो इसके अंतर्गत हम लोग 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे मौर्य वंश। कौन वंश भाई? मौर्य वंश सबसे महत्वपूर्ण है। मौर्य से पहले को हम लोग कहते हैं पूर्व मौर्य काल। कौन काल भाई? पूर्व मौर्य काल। क्लियर है। और इसके बाद कहते हैं मौर्योत्तर काल। कौन काल? मौर्योत्तर काल। तो मगध के उत्कर्ष में हम लोग 3 काल को पढ़ेंगे, और ये बहुत बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, इसलिए हम लोग इसको धीरे धीरे क्रम से पढ़ेंगे। और अगर इस टॉपिक्स पर आपका पकड़ बनता है तो समझिए कि मौर्य काल, मौर्योत्तर काल और पूर्व मौर्य काल, यहां से अक्सर प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, और अब आप लोग कर पाएंगे। क्लियर है। तो हम लोग किस किस टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे मगध के उत्कर्ष के दौरान, तो क्या आप लोग करेंगे भाई? आप लोग का फर्स्ट टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे पूर्व मौर्य काल। क्या पढ़ेंगे? पूर्व मौर्य काल। दूसरा क्या पढ़ेंगे? मौर्य वंश। और तीसरा पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। अब है कि इसमें हम लोग देखते हैं पूर्व मौर्य काल में क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हर्यंक वंश। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग शिशुनाग वंश, और तीसरा पढ़ेंगे नंद वंश। ये 3 वंश को हम लोग पढ़ेंगे पूर्व मौर्य काल में। क्लियर है। और पूर्व मौर्य काल में हम लोग एक बात और पढ़ेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, वह है सबसे पहले 2 विदेशी आक्रमण भारत पर। सबसे पहले 2 विदेशी आक्रमण, इसको हम लोग पढ़ेंगे। 2 विदेशी आक्रमण। तो भारत में सबसे पहले जो 2 विदेशी आक्रमण हुए, इसके बारे में भी हम लोग पूर्व मौर्य काल में ही पढ़ेंगे। और वो फर्स्ट है हमारा ईरानी आक्रमण। कौन आक्रमण भाई?
ईरानी आक्रमण और दूसरा है यूनानी आक्रमण। तो भारत में सबसे पहला विदेशी आक्रमण कौन किया? ईरानी, जिसको हम लोग पर्शियन भी कहते हैं, फारस भी कहते हैं। क्लियर है? आइए फिर दूसरा टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश, और तीसरा टॉपिक्स पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल के अंतर्गत हम लोग कई वंश को पढ़ेंगे। फर्स्ट है शुंग वंश। कौन वंश भाई? शुंग वंश। ये भारत का पहला ब्राह्मण राज्य, भारत का पहला ब्राह्मण राज्य भी माना जाता है। दूसरा कण्व वंश। कौन वंश भाई? दूसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग? कण्व वंश। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग आंध्र शातवाहन वंश। आंध्र शातवाहन वंश। तो मौर्योत्तर काल में हम लोग ये तीन वंश को पढ़ेंगे। किसको किसको भाई? शुंग वंश, फिर दूसरा क्या हुआ? कण्व वंश, और तीसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग? तीसरा का हम लोग का है आंध्र शातवाहन वंश। क्लियर है? भारत का पहला ब्राह्मण राज्य किसको कहेंगे भाई? तो आंसर क्या देंगे आप लोग? आप लोग का आंसर होगा शुंग वंश। क्लियर है? और इसी काल में, मौर्योत्तर काल में ही हम लोग विदेशी आक्रमण भी पढ़ेंगे। मौर्योत्तर काल में ही हम लोग फिर पढ़ेंगे विदेशी आक्रमण। कौन आक्रमण भाई? विदेशी आक्रमण। इसमें फर्स्ट पढ़ेंगे हिंद यूनानी आक्रमण। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग हिंद यूनानी आक्रमण पहला। दूसरा हम लोग करेंगे सीथियन या फिर शक। चौथा करेंगे हम लोग पार्थियाई या फिर पहलव। और चौथा पढ़ेंगे कुषाण वंश। कौन वंश भाई? कुषाण वंश। तो मगध के उत्कर्ष में हम लोग कितने टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे? सबसे पहले ये आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। पहला पढ़ेंगे हम लोग पूर्व मौर्य काल। इसमें किस किस टॉपिक्स को पढ़ेंगे भाई? हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। फिर इसी में हम लोग पढ़ेंगे दो विदेशी आक्रमण, एक ईरानी आक्रमण और दूसरा यूनानी आक्रमण। अगला टॉपिक्स पढ़ेंगे मौर्य काल, और इसके बाद का जो टॉपिक्स होगा मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में किसको किसको पढ़ेंगे भाई? शुंग वंश, भारत का पहला ब्राह्मण राज्य, दूसरा कण्व वंश और तीसरा आंध्र शातवाहन वंश। इसी में विदेशी आक्रमण को भी हम लोग पढ़ेंगे, और विदेशी आक्रमण में किसको किसको पढ़ेंगे? हिंद यूनानी, शक या सीथियन, पहलव या पार्थियन और कुषाण वंश। क्लियर है? तो ये हमारा मगध का उत्कर्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा टॉपिक्स है भाई। आप लगातार मेरे साथ बने रहिए, मेरे क्लास के साथ जुड़े रहिए। फिर यहां से अगर कोई भी प्रश्न छूटता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। यह मेरी जिम्मेवारी है कि सारे प्रश्न का जवाब आप लोग को देने में सक्षम कैसे बनाया जाए, सारे परीक्षोपयोगी पॉइंट्स को कैसे क्लियर किया जाए, यह मेरी जिम्मेवारी है। आप लोग नोट्स बनाइए, नोट्स साथ साथ बनाते जाइए, और जो आलसी बच्चे हैं वो इंतजार कीजिए, हम जो भी पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ डाल रहे हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जो मुकेश प्रयास के नाम से बना है। अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं नोट्स, बेहतर तो होगा कि नोट्स बनाइए। नहीं बनाना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके जो भी क्लासेस हो रहे हैं उसका पीडीएफ उपलब्ध करा रहे हैं, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन फिर एक बार हम कहेंगे, बेहतर होगा आप मेरे साथ नोट्स बनाएं। अपना नोट्स बनाया हुआ सबसे बेहतर माना जाता है। लेकिन अगर नहीं बना सकते हैं तो चलिए पीडीएफ से काम चलाइए, वो भी हम आप लोग को उपलब्ध करवा रहे हैं। तो आइए, मगध के उत्कर्ष में सबसे पहला वंश जो है हमारा वो है हर्यंक वंश। कौन वंश भाई? हर्यंक वंश। इसको करते हैं हम लोग। आज हम लोग शुरुआती विषय पर चर्चा किए और इसके बाद एक वंश का इतिहास पढ़ेंगे, हर्यंक वंश।
अगले क्लास में फिर आगे बढ़ाएंगे। तो आज आप लोग कर रहे हैं अब हर्यंक वंश। पहले भी पढ़े होंगे, आज भी पढ़िए, देखिए, मजा लीजिए। चलें आगे बढ़ाएं। तो चलिए आप लोग कीजिए हर्यंक वंश। हर्यंक वंश, सबसे पहला क्वेश्चन है कि हर्यंक वंश कब से कब तक शासन किया। तो आप लोगों का आंसर होगा 544 से 412 ईसा पूर्व। 544 से 412 ईसा पूर्व हर्यंक वंश। क्लियर है? चलिए आइए, सबसे पहला क्वेश्चन, इस वंश के संस्थापक कौन थे? तो इस वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। क्लियर? बहुत ही प्रसिद्ध शासक बिंबिसार। तो हर्यंक वंश के संस्थापक कौन थे? अगर यह क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाए, आप लोग क्या बताएंगे? बिंबिसार। क्लियर है? और इसका जो शासनकाल है वो 544 से 492 ईसा पूर्व। 544 से 492 ईसा पूर्व। क्लियर है? आइए, इसकी पहली राजधानी अगर पूछे कि बिंबिसार की या फिर हर्यंक वंश की पहली राजधानी कहां थी, आंसर होगा हम लोग का राजगृह, या इसी को कहते हैं गृहव्रज। राजगृह या गृहव्रज। अब अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछे कि राजगृह नामक नगर के संस्थापक, नगर की स्थापना कौन किया था, आंसर क्या होगा? बिंबिसार। तो हर्यंक वंश और बिंबिसार की पहली राजधानी कहां है? क्या आंसर देंगे आप लोग? राजगृह। राजगृह को दूसरे किस नाम से जानते हैं? गृहव्रज। और राजगृह के संस्थापक कौन हैं? तो इसका भी आंसर देंगे हम लोग बिंबिसार। भाई क्लियर है? चलिए अब ध्यान दीजिए आप लोग, जैन साहित्य में, किस साहित्य में भाई? जैन साहित्य में बिंबिसार को कहा गया है। क्वेश्चन पूछेगा कि जैन साहित्य में बिंबिसार को क्या कहा गया है, या बिंबिसार का दूसरा नाम पूछ देगा आप लोगों से। आप लोग क्या बोलेंगे? श्रेणिक। क्या बोलेंगे? श्रेणिक। तो जैन साहित्य में बिंबिसार को क्या कहा गया है? क्वेश्चन होगा श्रेणिक। कोई डाउट है इसमें आप लोगों को? नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ध्यान रखिएगा कि बिंबिसार बुद्ध के समकालीन थे। बुद्ध के समकालीन थे। क्लियर है? किसके समकालीन थे? बुद्ध के। और बिंबिसार बौद्ध धर्म और जैन धर्म, बौद्ध धर्म प्लस जैन धर्म दोनों के अनुयायी थे। दोनों के अनुयायी थे। अगर आप लोग से ये क्वेश्चन पूछे कि बिंबिसार किस धर्म के अनुयायी थे, आप लोगों का आंसर होगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों। लेकिन याद रखिएगा कि बुद्ध के समकालीन कौन हैं, कौन थे, ये क्वेश्चन आप लोग से पूछेगा। आप लोग का आंसर क्या होगा? बिंबिसार। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। बिंबिसार जो है अंग प्रदेश को, अंग महाजनपद को, किस महाजनपद को? अंग महाजनपद को मगध साम्राज्य में मिला लिया। तो अंग महाजनपद को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को जाता है? आंसर देंगे बिंबिसार। और उस समय अंग के शासक थे ब्रह्मदत्त। अंग के शासक कौन थे? ब्रह्मदत्त। क्लियर है? कौन थे भाई? ब्रह्मदत्त। तो ब्रह्मदत्त को पराजित कर बिंबिसार ने अंग को मगध साम्राज्य में मिलाया, मगध में मिलाया। यह क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोग को देता है कि अंग महाजनपद को या अंग प्रदेश को, अंग प्रांत को मगध साम्राज्य में किसके द्वारा मिलाया गया? आप लोग का आंसर क्या होगा?
आप लोग का आंसर होगा भाई बिंबिसार। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। बिंबिसार जो है वैवाहिक संबंध स्थापित करके साम्राज्य को मजबूत कराने की नीति पर कार्य किया और बिंबिसार उस समय के 3 बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार, प्रतिष्ठित वंश में अपना विवाह किया। तो अगला हम लोग कर रहे हैं कि बिंबिसार जो है वो किस किस वंश में और किससे किससे विवाह किए हैं। तो इस क्वेश्चन पर ध्यान देना है हम लोगों को। क्लियर है? बिंबिसार द्वारा वैवाहिक संबंधों द्वारा विस्तार, वैवाहिक संबंधों द्वारा विस्तार। तो 3 विवाह किया गया है। कितने विवाह भाई? 3। तीनों काफी महत्वपूर्ण है, इस पर आप लोग को ध्यान रखना है। फर्स्ट है लिच्छवी गणराज्य के शासक, लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री से विवाह। लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री से विवाह और उनका नाम है चेलना। चेलना। क्लियर है? आइए दूसरा, कौशल नरेश, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन से विवाह। ये काफी महत्वपूर्ण विवाह है। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन से विवाह। उनका नाम है कौशल देवी। क्या नाम है? कौशल देवी। कई जगह महाकौशला भी लिखा हुआ मिलता है। क्लियर? तो कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी से विवाह। और तीसरा है मद्र देश की राजकुमारी, मद्र देश की राजकुमारी से विवाह और उसका नाम है क्षेमा। क्या नाम है? क्षेमा। अब आप लोग बताइए, यहां से क्वेश्चन पूछता है बिंबिसार के निम्नलिखित में से कौन पत्नी थी या कौन नहीं थी? और अक्सर इसमें अजात शत्रु के पत्नी वाजिरा को मिक्स कर दिया जाता है। यहां पर आप लोग सावधानी से ध्यान रखेंगे। सबसे पहला बात बताइए, पहली पत्नी का नाम चेलना, दूसरा कौशला देवी और तीसरा क्षेमा। ये तीनों किनकी पत्नी हैं? बिंबिसार। और बिंबिसार वैवाहिक नीति के द्वारा साम्राज्य को मजबूत बनाया। अब ध्यान रखना है आप लोग को, यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस विवाह के बाद दहेज स्वरूप काशी प्रांत बिंबिसार को प्राप्त हुआ, बिंबिसार को प्राप्त हुआ। तो इस विवाह फलस्वरूप, इस विवाह के स्वरूप या इस विवाह के बाद दहेज के रूप में बिंबिसार को काशी प्रांत मिला और इससे मगध साम्राज्य शक्तिशाली बना। अब एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आप लोग को बराबर पूछता है, बिंबिसार के राजवैद्य, बिंबिसार के राजवैद्य का नाम पूछता है बराबर। बिंबिसार के राजवैद्य का नाम आप लोग क्या बोलेंगे? जीवक। तो जीवक जो है वो किनके राज्य वैद्य थे? अगर ये क्वेश्चन हम लोग से पूछा जाए, क्या बता देंगे हम लोग? हम लोग का आंसर होगा जीवक। अब है कि जीवक को किसके इलाज के लिए भेजा गया था? तो अवंती के शासक चंड प्रद्योत के इलाज के लिए भेजा गया था। तो किसके इलाज के लिए भेजा गया था? तो अवंती के शासक चंड प्रद्योत। तो चंड प्रद्योत के इलाज के लिए भेजा गया था जीवक को। और ये किस रोग से पीड़ित थे? तो पीलिया नामक रोग से, पीलिया नामक रोग से। क्लियर है? किस रोग से भाई? पीलिया नामक रोग से। तो जीवक किसके राज्य वैद्य थे? बिंबिसार। किनके इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए भेजा गया था?
अवंती के शासक चंड प्रद्योत के लिए। किस रोग से पीड़ित थे? पीलिया रोग से पीड़ित थे। क्लियर है? आइए लास्ट इसमें देखते हैं। बिंबिसार की हत्या कर दी गई थी। बिंबिसार जो है अपने पुत्र अजात शत्रु को अंग का शासक नियुक्त किए थे। कहां का शासक भाई? अंग का। लेकिन अजात शत्रु अति महत्वाकांक्षी थे और उन्होंने इस महत्वाकांक्षा के कारण अपने पिता की हत्या कर, तो बिंबिसार की हत्या कौन किया? उनका पुत्र। हत्या उनका पुत्र अजात शत्रु, उनके पुत्र अजात शत्रु द्वारा। तो अजात शत्रु अति महत्वाकांक्षी थे और इस कारण से उन्होंने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर शासक बन गए। तो अगला जो शासक है हमारा वो कौन है? अजात शत्रु। तो अगला हम लोग पढ़ेंगे अब अजात शत्रु। तो हर्यंक वंश के पहले शासक कौन हुए भाई? बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या करके शासक कौन बना? हम लोग का आंसर क्या होगा? अजात शत्रु। क्या आंसर होगा भाई? अजात शत्रु। अब आइए इनका शासनकाल सबसे पहले देखते हैं। 492 से 460 ईसा पूर्व। तो अजात शत्रु का जो शासनकाल रहा है वो कब से कब तक? 492 से 460 ईसा पूर्व तक। भाई क्लियर? आइए बौद्ध और जैन ग्रंथों में, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में कहा गया है कुनिक। क्या कहा गया है? कुनिक। तो अजात शत्रु को जैन एवं बौद्ध ग्रंथों में किस नाम से पुकारा गया है? कुनिक। बिंबिसार को किस नाम से जैन ग्रंथ में भाई? बताइए। श्रेणिक। अजात शत्रु को किस नाम से भाई? कुनिक। क्लियर हो रहा है? समझ पा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल समझ रहे होंगे। एकदम क्रम से बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आप लोगों को करवा रहे हैं। नोट्स बनाइए। सिर्फ एक ही काम है आप लोगों का, नोट्स बनाना, बार बार उसका रिवीजन करना। तो देखिए मेरे दोस्त क्या मजा है पढ़ाई में। क्लियर है? तो आइए अब आप लोग को ध्यान रखना है कि गौतम बुद्ध और महावीर दोनों की मृत्यु इसी काल में हुआ है। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध और महावीर दोनों की मृत्यु किसके काल में हुआ है? आंसर क्या देंगे आप लोग? अजात शत्रु। किसके काल में भाई? अजात शत्रु। इनका मृत्यु तो आप लोग को पता ही है 483 ईसा पूर्व और इनका 468 ईसा पूर्व। देखिए दोनों इस काल के अंतर्गत आता है। तो अगर आप लोग से क्वेश्चन पूछे बुद्ध और महावीर दोनों के मृत्यु के समय मगध के शासक कौन थे? क्या आंसर देंगे आप लोग? अजात शत्रु। क्लियर है? चलिए याद रखिएगा, अजात शत्रु के शासन काल के 8वें वर्ष, किस वर्ष भाई? 8वें वर्ष, शासन काल के 8वें वर्ष बुद्ध महापरिनिर्वाण प्राप्त किए या कह सकते हैं बुद्ध की मृत्यु। तो बुद्ध की मृत्यु अजात शत्रु के शासन काल के किस वर्ष हुआ है? अगर ये क्वेश्चन पूछे क्या हम लोग कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। किस वर्ष भाई? 8वें वर्ष। और अजात शत्रु ने गौतम बुद्ध के शरीर के अवशेषों पर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया। कितने स्तूपों का? 8 स्तूपों का निर्माण करवाया। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है राजगृह का स्तूप, राजगृह स्तूप। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बुद्ध के अवशेषों पर 8 स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? क्या आंसर देंगे आप लोग? सॉरी भाई, अजात शत्रु। क्लियर है?
आइए, सबसे महत्वपूर्ण इसमें कौन है भाई? राजगृह। क्लियर है? आइए देखते हैं। अगला है, अजात शत्रु के शासनकाल में ही 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित किया गया था। यह क्वेश्चन भी कई बार आप लोग को एग्जाम में पूछता है, और बौद्ध संगीति वाले टॉपिक्स में हम इसको अच्छे से करवाए हैं आप लोग को। तो अगर आप लोग से पूछे कि प्रथम बौद्ध संगीति, बौद्ध महासंगीति किसके शासनकाल में हुआ, तो आंसर क्या देंगे आप लोग? अजात शत्रु। पहले भी करवा चुके हैं भाई, अजात शत्रु। क्लियर है? आइए, स्थान तो आप लोग को पता है राजगृह, अध्यक्ष तो आप लोग को पता है महाकश्यप। अगर आप लोग से पूछे समय, तो आंसर होगा 483 ईसा पूर्व, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात, बुद्ध के महानिर्वाण के पश्चात प्रथम बौद्ध महासंगीति किसके शासनकाल में? तो अजात शत्रु के शासनकाल में। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, और ये हम पहले ही आप लोग को करवा चुके हैं बौद्ध महासंगीति में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो नए हथियारों का प्रयोग, दो नए हथियारों का प्रयोग प्रारंभ। तो अजात शत्रु के समय में दो नए हथियारों का प्रारंभ किया गया। पहला है रथ मूसल, फर्स्ट को क्या कहते हैं? रथ मूसल, और दूसरे को कहते हैं महाशिलाकंटक। तो भाई दो नए हथियारों का प्रयोग अजात शत्रु द्वारा प्रारंभ किया गया। कौन कौन? रथ मूसल और महाशिलाकंटक। क्लियर है? आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला है कि अजात शत्रु का विवाह, अजात शत्रु का विवाह प्रसेनजीत की पुत्री कौशल नरेश, कौशल नरेश प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरा से। तो अगर पूछे कि अजात शत्रु का विवाह किससे हुआ है, तो प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरा से, और प्रसेनजीत की बहन से बिंबिसार का विवाह हुआ था। याद रखिएगा, प्रसेनजीत के बहन का विवाह किससे हुआ? बिंबिसार से। और पुत्री का विवाह किससे हुआ? तो आंसर होगा अजात शत्रु से। क्लियर है? अजात शत्रु से। चलिए, वज्जी संघ के साथ युद्ध, वज्जी संघ के साथ युद्ध और लिच्छवियों पर विजय, लिच्छवियों पर विजय किसके शासनकाल में? तो आंसर होगा अजात शत्रु के शासनकाल में। वज्जी संघ के साथ युद्ध और लिच्छवियों पर विजय। और इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका उनके एक मंत्री वत्सकार का था। किनका था? वत्सकार। ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे वज्जी संघ को पराजित करने में। तो वज्जी संघ को पराजित करने में अजात शत्रु के किस कूटनीतिक मंत्री का बहुत ही महत्वपूर्ण हाथ था? आंसर क्या देंगे आप लोग? वत्सकार। क्लियर है? चलिए, तो अब आप लोग को ध्यान रखना है कि वैशाली और काशी दोनों पर विजय प्राप्त किया कौन? अजात शत्रु। और दोनों को पूर्णतः मगध साम्राज्य में मिला लिया गया। क्लियर है? तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। अब फिर आप लोग को एक बात याद रखना है कि अजात शत्रु की भी हत्या कर दी गई। किनके द्वारा? तो उनके पुत्र उदायीन द्वारा, उनके पुत्र उदायीन द्वारा। तो अजात शत्रु की भी हत्या उनके पुत्र उदायीन द्वारा किया गया, और बिंबिसार की हत्या उनके पुत्र अजात शत्रु द्वारा किया गया। तो इस वंश के दो पिता की हत्या दो पुत्रों द्वारा किया गया है, इसलिए हर्यंक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। तो हर्यंक वंश को हम लोग पितृहंता
हंता वंश कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से कि पितृहंता वंश किसको कहते हैं? आप लोग का आंसर क्या होगा? आप लोगों का आंसर होगा हर्यंक वंश। क्लियर? तो ये हम लोग किए अजात शत्रु। और इस वंश के तीसरे और अंतिम महत्वपूर्ण शासक हैं उदायीन। और उदायीन से जब भी प्रश्न रहता है ना भाई, तो एक ही प्रश्न बराबर पूछता है और इसी पर आप लोग को ज्यादा ध्यान देना है। ये अगर आप लोग समझ गए, अच्छे से रिवाइज कर लिए, याद कर लिए, तो फिर कोई समस्या नहीं होगा। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं, तीसरा शासक कौन हुआ? उदायीन। तीसरे शासक हर्यंक वंश के कौन हुए? उदायीन। इनका शासनकाल देखिए 460 से 444 ईसा पूर्व। 460 से 444 ईसा पूर्व। तो उदायीन का शासनकाल 460 से 444 ईसा पूर्व। किसकी हत्या करके? अजात शत्रु की हत्या करके शासक बने। कौन? उदायीन। सबसे महत्वपूर्ण कार्य, गंगा प्लस सोन नदी के संगम पर, सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना। यही क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो आप लोग से पूछा जाता है, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना कौन किया? उदायीन। किस नदी के संगम पर भाई? गंगा और सोन नदी के संगम पर। तो गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक द्वारा किया गया? यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। आंसर क्या देंगे आप लोग? उदायीन। भाई क्लियर? आइए अगला जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि उदायीन जो है राजगृह से पाटलिपुत्र राजधानी स्थानांतरित किया। राजधानी स्थानांतरित किया। तो मगध की राजधानी राजगृह से अब कहां स्थापित हो गया? पाटलिपुत्र। कहां स्थानांतरित हो गया? पाटलिपुत्र। कौन किया भाई? उदायीन। क्वेश्चन पूछता है पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम कुसुमपुर। पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या होगा? कुसुमपुर। क्लियर है? और पाटलिपुत्र को ही आज हम लोग पटना कहते हैं। तो वर्तमान में इसको किस नाम से जाना जाता है? पटना। और पटना नाम कौन दिया था? तो आंसर होगा शेर शाह सूरी। क्लियर? यहीं से घुमा फिरा के आप लोगों को उदायीन के विषय में पूछा जाता है। तो क्या अब आप लोग इसको कर लेंगे? चलिए, तो अब आप लोग देखिए कि उदायीन के बाद 3 शासक हुए हैं। 3 छोटे छोटे शासक हुए हैं। उदायीन के बाद कितने शासक हुए? 3। फर्स्ट का नाम है अनिरुद्ध। क्या नाम है भाई? अनिरुद्ध। तो उदायीन के बाद हर्यंक वंश में 3 छोटे छोटे शासक हुए हैं। फर्स्ट है अनिरुद्ध, दूसरा मुंडक और तीसरा नागदशक। नागदशक। और ये अंतिम शासक हैं हर्यंक वंश के। तो क्वेश्चन पूछे कि हर्यंक वंश के अंतिम शासक का नाम बताइए। क्या बोलेंगे आप लोग? नागदशक। और उदायीन के बाद 3 कौन कौन हुए? फर्स्ट अनिरुद्ध, दूसरा मुंडक और तीसरा नागदशक। क्लियर है? और नागदशक के महामात्य थे शिशुनाग। कौन थे? शिशुनाग। और शिशुनाग नागदशक की हत्या करके एक नए वंश की स्थापना किया, वह हुआ शिशुनाग वंश। क्लियर? तो हर्यंक वंश के बाद अगला जो शासक वंश आया मगध में, वह हुआ शिशुनाग वंश। शिशुनाग के द्वारा स्थापित। शिशुनाग कौन थे भाई? तो आंसर देंगे हम लोग नागदशक के महामात्य थे। क्लियर? तो इस तरह से आज हम आप लोग के मगध के उत्कर्ष का पहला पार्ट कंप्लीट करवाए हैं। रेस्ट अगले क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे हम लोग शिशुनाग वंश से। उम्मीद करते हैं ये आप लोग के लिए काफी परीक्षोपयोगी होगा। तो धन्यवाद मित्रों, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए।
इसी में सबों की भलाई है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।